तो पूरे ऑप्टिक्स में मैंने आपको केवल कितनी हेडिंग बताई, 9 हेडिंग बताई, और मैं लिख के सकता हूँ 9 हेडिंग ही आपके एग्जाम में आएंगी जो आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स देकर जाएंगी। एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक, एक भी आपकी हेडिंग यहाँ से आउट ऑफ नहीं जाएगी। ध्यान रखना कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो पिछले कई सालों से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड में लगातार कई सालों से रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आते ही आते हैं, बिल्कुल फिक्स सिलेबस में से आते हैं फिजिक्स में। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको नोट करवाता हूँ, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, जो हमेशा आते ही आते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज आपको हर क्वेश्चन को बताता हूँ कि इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत कम टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, बहुत कम टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को पढ़ के आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो एक एक करके चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक्स के नाम बताता हूँ, ठीक है। आप उन्हें स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो पूरी फिजिक्स में से कुछ सेलेक्टेड ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपका पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट वाइज बताता हूँ आपको, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, जो आपकी यूनिट पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें आप 5 चैप्टर पढ़ते हैं। इसका पहला चैप्टर कूलॉम्स लॉ, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा चैप्टर गॉस थ्योरम, फोर्थ चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 5वां चैप्टर कैपेसिटर, ठीक है, जिनको आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो चैप्टर्स अलग अलग तरीके से रखे हैं, हम लोग यूनिट वाइज पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टरों में तो बहुत सारी हेडिंग्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं मैं केवल उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते, हम उसकी बात करते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ जो टॉपिक है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी यहां से बनता है, और जो इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, जो इसकी वेक्टर फॉर्म है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, कूलॉम्स, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा, वो भी टॉपिक देख लेंगे आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पे जो पहला चैप्टर आपका कूलॉम्स लॉ, उसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला कूलॉम्स लॉ और दूसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। बात करते हैं हम लोग इसके सिर्फ सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इंपॉर्टेंट है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद देयर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद देयर प्रॉपर्टीज। यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, हर बार पूछा गया है, हर बार आया है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, फील्ड लाइंस क्या है, ये आपको स्टडी करनी है। इसके बाद जिसका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन 3 पॉइंट आते हैं यहां पर, तीनों ही आपको तैयार करने, एक्सियल में, दूसरा आपका इक्वेटोरियल में, और तीसरा आपका, जी बिल्कुल, एट एनी पॉइंट। और ये सब किसके कारण, किसके कारण, हाँ बिल्कुल, डायपोल मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के कारण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो बता रहा हूं मैं आपको, जो बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। कौन सा 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर और कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5वां टॉपिक आपका वो है आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल सिस्टम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। टॉर्क
acting on a dipole system when it is placed in an uniform electric field and also work done to rotate it, है ना। इसी का पार्ट है, कौन सा है, वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। ये 5 टॉपिक है आपके जो आपको तैयार करने हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ध्यान रखें इस बात का, जिन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आप सभी एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक बोर्ड से, आपके बोर्ड में से मिलेगा ही मिलेगा, आउट नहीं जाएगा बिल्कुल। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है बेटा। तो देखें आप लोग सारे बच्चे, ये 5 टॉपिक आपके। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जैसे आपका गॉस थ्योरम में बात करते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में आपकी, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। ये आपने लिख लिए होंगे पॉइंट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की, जिसको आपको तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हम बात करते हैं जो आपका गॉस थ्योरम है, ठीक है बेटा। गॉस थ्योरम विद इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन के साथ इसको तैयारी करनी है, ध्यान रखना आपको। गॉस थ्योरम विद इट्स एप्लीकेशन, बोर्ड हमेशा यहां से 2 और 3 नंबर का पूछता ही पूछता है हमेशा। इसकी 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और तीसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, जिसमें जो दूसरी एप्लीकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ध्यान रखें आप इस बात को, जिसकी सेकंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, वो आपका अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा। ये 6वां टॉपिक होगा आपका, 7वां इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ ही लेता है, ड्रॉ करवा लेता है कि डायपोल सिस्टम के कारण कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से, है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी आ सकती है, तो कोई पॉइंट याद करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं कैपेसिटेंस में, तो कैपेसिटेंस जो टॉपिक आता है वो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कि सर जब आप लोग इस पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जी बिल्कुल, इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, और फिर आप उसको क्या कर देते हैं बच्चे, कंडक्टिंग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस बात का। इसके बाद इसी का एक टॉपिक है 9वां, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, जो बोला जाता है कि आपके पास एक कैपेसिटर था, जो पहले चार्ज था, उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर दूसरे से बैटरी मतलब से कनेक्ट कर दिया गया, तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का क्या रेशियो था, है ना, या कॉमन पोटेंशियल आपने कैसे निकाला। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो आपकी पहली यूनिट में केवल 8-9 हेडिंग ऐसी हैं जो आपको तैयारी करनी है, केवल 9 हेडिंग मात्र ऐसी हैं आपके पास जिन्हें आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं 9 की 9 हेडिंग, आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बात करते थोड़ी सी आगे कि सर जो आपकी दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम उसकी बात करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन कहां से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स कहां से आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स पॉइंट, फिक्स टॉपिक आते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, ठीक है बेटा। यूनिट सेकंड का नाम बच्चे क्या है, करंट। यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो देखिए आप इसमें आपको पूरा ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो आपका एक रिलेशन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन आई एंड वीडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या, उसका फॉर्मूला क्या है। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडी इक्वल्स टू माइनस का ई टाउ ओवर, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर आप मुझे जरूरत लगेगी कि मुझे इन सबके टॉपिक्स की अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के भी डालनी पड़े तो मैं डालूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है बेटा। सो रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी बात करते हैं लोग आगे। इसके बाद कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है सर, किस पर्पज से आप बोलना चाह रहे हैं, तो सुनिए। ओम्स लॉ केवल ओम्स लॉ नहीं है, ओम्स लॉ से हम बहुत सारे फॉर्मूलों की प्रूविंग कर सकते हैं। ओम्स लॉ से जो रेजिस्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम उसको निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं इसी ओम्स लॉ की प्रूविंग से, ठीक है। हम इसकी वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, करेक्ट फॉर्म भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है ओम्स लॉ, अकेला ओम्स लॉ नहीं है, अकेला स्टेटमेंट नहीं कि तुम बोलो कि केवल ओम्स लॉ आपका, नहीं। ओम्स लॉ के अंदर ओम्स लॉ क्या है ना, उसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, उसकी स्केलर फॉर्म क्या है, उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म दो होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर इसकी प्रूविंग आती है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये ओम्स लॉ, जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, वो सब कंप्लीट आपको स्टडी करना है ओम्स लॉ से। जितने भी कंसेप्ट बनते हैं आप लोग यहां से इसको तैयार कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी विद देयर ग्राफ। रेजिस्टिविटी विद देयर ग्राफ, है ना। रेजिस्टिविटी विद देयर ग्राफ नाइक्रोम के लिए, मैग्नेट के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करवाया, जो हर वेरिएशन में अलग अलग काम करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें हम इस बात का, इसके ग्राफ हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टिविटी विद देयर ग्राफ, ठीक है बेटा। इसके बाद जो पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन, आपको कुछ ही चुनिंदा टॉपिक ही दे रहा हूं, मुश्किल से 20 या 25 टॉपिक निकलेंगे पूरी फिजिक्स में, 20-25-30 टॉपिक्स होंगे, बस वही निकलेंगे, ज्यादा नहीं निकलने वाले। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टीपीडी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको तो आप लोग लिख लीजिए बोर्ड में, कम से कम 3 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार 2023 में। रिलेशन बिटवीन ईवी एंड आर, इसमें कंडीशन आती है कि जब चार्ज कर रहे होते हैं तो ईएमएफ टीपीडी में कौन बड़ा होता है, चार्ज होने के दौरान या उससे पहले, ठीक है, कौन बड़ा होता है ना। आईआर क्या कहलाता है, तो ये टॉपिक तो आने वाला ही आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखें आप लोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको रिलेशन बिटवीन ईवी एंड आर, ठीक है। इनके ग्राफ ई और आर पर डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सीखनी है और समझनी भी है, ध्यान रखें आप इस बात, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए एकदम अच्छे से। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। 5वां टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है आपका किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है, और इसी का जो पार्ट है या तो किरचॉफ्स लॉ पूछा जाएगा या क्या बेटा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां से क्वेश्चन आता है। ये 5 टॉपिक है आपको, जो इतनी बड़ी करंट इलेक्शन में आपको तैयार करना है, जहां से क्वेश्चन हर बार बनाया आपके बोर्ड एग्जाम में, हर बार आया है, ठीक है बेटा। तो 5 टॉपिक इसमें बने आपके। ऐसे धीमे धीमे बहुत कम टॉपिक्स हैं फिजिक्स के जहां से आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखें आप इस बात का, सारे बच्चे एकदम अच्छे से, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बेटा वो है आपके पास कि सर जो आपकी 3rd यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम बात करते हैं इसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट 3rd। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूनिट 3rd। ये बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन से क्वेश्चन है, जो कौन से टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछे गए, तो देखिए आप इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका बायोट-सैवर्ट
बायोट सेवर्ट लॉ विद देयर एप्लीकेशन, है ना, विद देयर एप्लीकेशन। यहां से एक एप्लीकेशन हमेशा पूछी गई है, विद देयर एप्लीकेशन। इसकी दो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विद द एक्सेस ऑफ सर्कुलर लूप वाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट है? जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन एक्सेस ऑफ द सर्कुलर लूप। दो एप्लीकेशन, एक तो सेंटर वाली है और दूसरी कौन सी? एक्सेस ऑफ सर्कुलर लूप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो ध्यान करनी है, अच्छे से देखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें भी दो एप्लीकेशन है इसकी, सोलेनोइड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, विद देयर एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी सोलेनोइड वाली जो टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। ये दोनों की चॉइस होती है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, या तो ये आपके एग्जाम में आएगी, आपके एग्जाम में ये आएगी, आनी एक है और जरूर आएगी, ये ध्यान रखें आपको। या तो ये पूछी जाएगी या ये पूछी जाएगी, दोनों में से एक आती है और जरूर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक। तो एम्पियर सर्किटल लॉ या बायो सेवर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन आ सकती है, इसकी एप्लीकेशन आ सकती है, तो आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। तो बहुत ही कम टॉपिक आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कम टॉपिक, जो सिलेक्टेड टॉपिक एग्जाम में जो हर बार पूछे गए, हर बार आए हैं पिछले 20 साल से, मैं बस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं उन्हीं को आपको रिपीट करवा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के एग्जाम के लिए आपको। बात करते हैं इसके बाद कि सर इसके बाद कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? जो थर्ड टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि यहां से हम लोग 1 एम्पियर की डेफिनेशन देते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर, है ना, डिफाइन 1 एम्पियर, इसलिए और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है बेटा, डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए और बन जाती है, ये टॉपिक जो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद और टॉपिक कौन सा आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? गैल्वेनोमीटर, है ना, विद देयर कन्वर्जन, विद देयर, किसी भी कीमत पर यहां से क्वेश्चन छूटता नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर आता है या उसका कन्वर्जन आता ही आता है, ध्यान रखें। तो ये 4 टॉपिक है आपके, केवल 4 टॉपिक जो आपको पूरी मैग्नेट में तैयार होंगे, पूरी मैग्नेट। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन आ जाती है, मैग्नेटिज्म में हम पहुंच जाते हैं, तो वहां पे आपका आ जाता है कि सर ये पैरा फेरो डाया मैग्नेटिज्म क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करें लोग अगले टॉपिक की, तो वो आपका क्या बेटा? डाया, पैरा और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, डाया, पैरा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ये इनको विद देयर प्रॉपर्टी एंड ओरिजिन तैयार करना है आपको, विद देयर प्रॉपर्टी एंड ओरिजिन आपको तैयार करना है। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो केवल आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लिखना पड़ रहा है, केवल 5 हेडिंग, जो बहुत कम हेडिंग है। मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं, जिन पर आपको नजर मारनी है, और नजर मार के आप जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए। ये सिलेक्टेड टॉपिक है आपके, बहुत सिलेक्टेड है, इनको खोलिए, कॉपी से देखिए। वैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं हर एक टॉपिक की मेरी वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग, अच्छे समझ सकते हैं वहां से भी, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं चाहिए किसी को भी, कोई परेशानी नहीं, आप देख लें सारे टॉपिक्स, बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फोर्स एक्टिंग, है ना, गैल्वेनोमीटर, डाया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद बात करते हैं लोग आपकी EMI और AC, ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। तो बात करते हैं लोग बेटा अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ यूनिट जो आपकी है, यूनिट 4 EMI एंड AC। EMI एंड AC, यहां से क्या इंपोर्टेंट है सर? यूनिट 4 में हम लोग भी अपना फर्स्ट पार्ट खत्म करने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। आपने कुछ ही हेडिंग लिख पाई होगी केवल अभी, ठीक है। बात करते हैं EMI और AC। EMI में क्या इंपोर्टेंट है सर? EMI में इंपोर्टेंस है इनके लॉ, फैराडेज लॉ, इसका थर्ड लॉ तो बहुत इंपोर्टेंट है, वहां से तो न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, और लेंज लॉ, ठीक है।
फैराडेज लॉ, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर और क्या इंपोर्टेंट है, तो इंपोर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड, बहुत इंपोर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन in a long solenoid, coefficient of self induction in a long solenoid, ठीक है। और इससे भी कई गुना ज्यादा इंपोर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन टू लॉन्ग सोलेनॉइड, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तो इसमें तो हर बार आपके टॉपिक में आपके बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। इसका जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका एसी जनरेटर, एसी जनरेटर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये ईएमआई की बात हुई। अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में आपका इंपोर्टेंट रिलेशन आपका ये सर रिलेशन बिटवीन आईआरएमएस एंड आई नॉट, आईआरएमएस और आई नॉट का क्या रिलेशन है ना। अगर बात करें हम लोग तो आईआरएमएस का और आई नॉट का क्या रिलेशन है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कोएफिशिएंट ऑफ सर्किट में केवल आपने एल लगा रखा है, क्या लगा रखा है, when the circuit when the inductance and inductor connected in the circuit, ठीक है, only circuit, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। सो लिख सकते हैं only inductor, ठीक है, only inductor connected in the circuit, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, only conductor connected in the circuit। केवल सर्किट में आपने क्या लगा रखा है बच्चे, अगर केवल आपने सर्किट में एल लगा रखा है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं ई और आई में, क्या क्या देखने को मिलता है हमें, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से। हम बात करते हैं इसके बाद कि सर और क्या इंपॉर्टेंट है एसी में, तो सर एसी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके सर, यहाँ लिखा हूँ मैं आपका 7वां टॉपिक है जो आपका इस टॉपिक में रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस जिसको आप LCR सर्किट है ना विद देयर रेजोनेंस, विद देयर रेजोनेंस कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LCR सर्किट विद देयर रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फैक्टर भी यहीं से आ जाता है। इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वो बचते हैं आपके पास पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, और जो लास्ट टॉपिक आपका बच्चे वो क्या है आपका, जानते सारे बच्चे, ट्रांसफॉर्मर। तो इतनी बड़ी यूनिट में आपको केवल इग्नोर तैयार करनी है, आप इनको आराम से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं केवल 7-7, 8-8 हेडिंग, जहां पर आपकी 20-20, 25-25, 30-30 हेडिंग एक चैप्टर में, वहां पे मैं आपको 5-5, 6 हेडिंग केवल याद करने के लिए, जो याद कर लेंगे ना यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, ये ध्यान रखें आप। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी कीमत पर आपका बाहर जा ही नहीं सकता। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपको लिखवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, बस वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ नहीं आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर आपका जो 5th यूनिट है वो कौन सी यूनिट आपकी, हाँ जो 5th यूनिट आपकी वो है आपकी बेटा EMW, ठीक है। EMW में कुछ भी कोई खास नहीं, केवल एक टॉपिक जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, कि जो आपकी वेव्स कितने तरीके की हैं, ठीक है बेटा, उनका प्रोडक्शन क्या है, उनका यूज क्या है। तो वहां से तो केवल आपको एक ही चीज याद करनी है, कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करनी, ठीक है, एक ही चीज आपको याद करनी है केवल। तो हम लोग बात करते हैं किस तरीके से, तो देखेंगे आप लोग सारे बच्चे EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW में केवल एक ही टॉपिक इंपोर्टेंट है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब विद देयर प्रॉपर्टी एंड ऑरिजिन्स, ठीक है, विद देयर प्रॉपर्टी, एग्जांपल, ऑरिजिन, इन्हें आपको तैयार करना है पूरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितने तरीके के वेव हैं आपके पास, उनके ऑरिजिन क्या है, उनके यूज क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उनकी वेवलेंथ रेंज क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको तैयार करना है। मैं लिख भी दूं साइड से आपको कंप्लीट तैयार करना है। मैं इसकी अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, केवल किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अलग से डाल दूंगा, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में केवल आपको ये बताऊंगा, केवल एक सिंगल मात्र हेडिंग तैयार करनी, केवल एक हेडिंग तैयार करनी जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स अपने आप में एक बहुत दमदार यूनिट है जो अकेले ही 14 मार्क्स की आती है, अकेले ही 14 मार्क्स की, और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें 8 चैप्टर थे पहले, अब 7 रही, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हटा दी गई है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इन 7 चैप्टरों में से बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और मैं जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं वही आपके एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। मुश्किल से 7, 8 या 10 हेडिंग में आपको बताऊंगा, बस वही हेडिंग आपको तैयार करनी है, और वही हेडिंग आपके पास आपको बार बार पूछी जाती है, वही हेडिंग बार बार रिपीट करती है। तो ऑप्टिक्स में जितने भी टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, आप तसल्ली से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और इनको करेंगे आप लोग। इनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कहीं दिक्कत हो रही है बच्चों को, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, आप देखेंगे। लेकिन ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से देखिए, जो बहुत दमदार हैं, जो आपको अकेले ही पास करवा सकते हैं, और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से बाहर जा ही नहीं सकता, हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक आपका वो है आपका मिरर फॉर्मूला। मैं केवल कुछ ही टॉपिक दूंगा आपको ऑप्टिक्स में, तो क्या करने हैं, 14 में 14 मार्क्स लेके आएंगे आप विद देयर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पहला आपका मिरर फॉर्मूला, दूसरा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, विद देयर एप्लीकेशन। और जो इसकी एप्लीकेशन है बच्चे, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो कौन सी आपकी जानते हैं आप लोग, ऑप्टिकल फाइबर। कौन सी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग, जहां से क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विद रिलेटेड टू टीआईआर, है ना। आपको पूरी तैयार करनी है, आती है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, पाथ पूछा जाता है कि सर बताइए, आपके पास एक इस तरीके से प्रिज्म है और आपने ग्रे डाल दी इस तरीके से, बताइए कितने क्या रे, इसका पाथ कैसा होगा, आगे जाएगी या बैक होकर वापस आती है, इसके पाथ यानी ड्रॉ द पाथ। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखें आप इसमें। तो टीआईआर विद देयर एप्लीकेशन, है ना, यहां से न्यूमेरिकल भी है। इसके बाद हम लोग बात करें तो आपको एक टॉपिक है वो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। और इसी का पार्ट है बेटा आपका कौन सा, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू इक्विवेलेंट लेंस, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू इक्विवेलेंट लेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, मिक्सअप कर दिया, है ना। तो बताइए रिजल्टेंट मैग्नीफिक जो आपका फोकल लेंथ है वो कैसी आएगी, किसकी आएगी, लेंस कौन सा होगा। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, आपको बताया भी था, समझाया भी था आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड फोकल लेंथ, ठीक है। इसका एक पार्ट है जिसमें आता है आपके पास कि रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसे हिस्सा है, इसे एक पार्ट है। ये तो आपका पहला पार्ट हुआ, है ना। मैं इसको अलग से लिख देता हूं, फोर्थ में आपका उसको जो 10 हेडिंग को जो आपको तैयार करनी है केवल, वो कौन सा बेटा आपका, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद जो 5वीं हेडिंग आती है आपके पास, वो अकेली हेडिंग है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जो आपको तैयार करनी है। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप
कंपाउंड माइक्रोस्कोप और है ना आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ध्यान रखें आप लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में से हमेशा ध्यान रखना एक जरूर पूछी जाती है, और अगर नहीं पूछी जाती तो इन दोनों में से किसी एक पर हमेशा 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है। ध्यान रखें, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अगर बोर्ड एग्जाम आएगा तो इन दोनों में से एक जरूर आएगा, और अगर नहीं आता तो इन दोनों में से किसी न किसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाएगा 3 नंबर में। ये ध्यान रखिए, इसलिए आपको दोनों टॉपिक्स अच्छे से याद होंगे, और जब टॉपिक्स आपको याद होंगे तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे। न्यूमेरिकल्स तभी बन पाएंगे जब आपको उसके अच्छे से टॉपिक्स पूरा याद होगा अच्छे से। इसलिए दोनों टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है विद डायग्राम। इसमें दो केस आते हैं, एक नॉर्मल डिस्टेंस में इमेज बनती है फाइनल में, एक इनफिनिटी पे बनती है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले, लेंस सेपरेशन का फॉर्मूला, फोकल लेंथ का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये आपकी रे ऑप्टिक्स है। कौन सी ऑप्टिक्स है? रे ऑप्टिक्स। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी 7वीं हेडिंग है वो है आपका हाइगेंस प्रिंसिपल, है ना, विद देयर प्रूविंग ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक ही टॉपिक आपको तैयार करना है। ठीक है बेटा, कौन सा है वो आपका? हाइगेंस प्रिंसिपल with their proving of law of reflection and refraction। इंपोर्टेंट, यहां से हमेशा 3 नंबर का आता है एग्जाम में। हाइगेंस प्रिंसिपल विद देयर प्रूविंग ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, एक मात्र हेडिंग केवल। ठीक है, ये ध्यान रखें आप इस बात का। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 8वीं हेडिंग की बात करते हैं हम लोग। और कौन सा इंपोर्टेंट है आप जानते हैं, बाइडिएसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो 8वां टॉपिक है आपका वो कौन सा आपका? बाइडिएसई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसमें बाइडिएसई में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा आपका। और इसके बाद हम लोग बात करें, इसमें और क्या इंपोर्टेंट है, तो कंडीशन फॉर, इसी का टॉपिक है ना, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, वो आपको क्या है। तो एक मात्र है इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, और यही से आता है थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। एक मात्र हेडिंग तो आपको तैयार करना है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ बाइडिएसी। आपकी 9वीं हेडिंग केवल एक हेडिंग है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। 9वीं हेडिंग, तो पूरी ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। तो पूरी ऑप्टिक्स में मैंने आपको केवल कितनी हेडिंग बताई? 9 हेडिंग बताई, और मैं लिख के सकता हूं 9 हेडिंग ही आपके एग्जाम में आएंगी, जो आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स देकर जाएंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक, एक भी आपकी हेडिंग्स यहां से आउट ऑफ नहीं जाएगी। ध्यान रखना इस बात में, केवल पूरी ऑप्टिक्स में से इतनी बड़ी ऑप्टिक्स आपकी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के अंदर केवल आपको कितनी हेडिंग दी है? केवल आपको 9 हेडिंग दी है, और 9 हेडिंग में से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 9 हेडिंग ही आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाएगी, ये ध्यान रखना इस बात का। तो आपको इतना तैयार करना ऑप्टिक्स में। ठीक है, केवल 9 हेडिंग तैयार करनी है आपको अच्छे से एकदम। ठीक है, आप देख लें, फिर मैं आपको अगली यूनिट के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये बात करते हैं हम लोग अगली यूनिट की। ठीक है, तो हमारे पास जो अगली यूनिट है वो है डिफरेंट सिंपल सा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये सारे बच्चे नोट करते चले, ठीक है, तैयारी करते चले आप लोग अच्छे से। केवल आपको इतनी हेडिंग्स तैयार करनी है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ पूरी फिजिक्स में से। मुश्किल से 20, 25, 30, 35 हेडिंग हो पाएंगी आपके पास, जो आपको तैयार करनी है इतनी बड़ी फिजिक्स में से। ठीक है, ये ऑप्टिक्स की आपकी बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे हम लोग। तो बेटा हमें मिलेगा सर, इसमें 2 चैप्टर हैं आपका, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, जिसमें क्या इंपोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इंपोर्टेंट है
वो आपका द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला टॉपिक। दूसरा यहां से जो आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद देयर मॉडिफिकेशन। ठीक है, दूसरा आपका आइंस्टाइन इक्वेशन विद देयर मॉडिफाइड। इसके बाद जो आपकी थर्ड टॉपिक है आपका, ठीक है, इसी में ध्यान रखना लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ध्यान रखना इस बात का, इसी में आता है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिलेशन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान इसी में आता है वो। बात करते हैं हम लोग एक ये अगला जो आपका वेव नेचर, उसमें आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास 12.27 अपॉन अंडर रूट वी नॉट, और बाहर लिख दीजिए आप लोग बेटा एंगस्ट्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये वाला। और सर ग्राफ भी आप जानते हैं किस तरीके से आता है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से लैम्डा का और किसका बेटा वी नॉट, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आप सब फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए अच्छे से, उनके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ड्यूअल नेचर में आपको 3 ही हेडिंग तैयार करनी है। एक इसमें जर्मर एक्सपेरिमेंट और आपका, ठीक है, जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसको देख लेना। ठीक है, लेकिन आपको 3 हेडिंग ही तैयार करनी है ड्यूअल नेचर ऑफ फ्लैट। ड्यूअल नेचर ऑफ फ्लैट में केवल आपको 3 हेडिंग्स तैयार करनी है, इसके अलावा कोई भी हेडिंग आपको तैयार नहीं करनी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बेटा एटम एंड न्यूक्लियर। ठीक है, अगला यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियर। एटम एंड न्यूक्लियर में आपका सबसे पहला रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आप सब जानते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी में आती है आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच इंपैक्ट पैरामीटर, यहीं से आता है ना आपका, सब यहीं से निकलता है, पूरा तैयार करना आपको रदरफोर्ड वाला। दूसरा आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया यहां से। और इसी का जो पार्ट है आपका रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी के पोस्टुलेट से प्रूव करनी है हमें। वो रेडियस भी पूछता है, वो वेलोसिटी भी पूछ लेता है, वो टोटल एनर्जी भी पूछ लेता है। ठीक है, और सिंपल वो वेवलेंथ तो पूछता है। आप जानते हैं वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ = RH 1/NF² माइनस 1/NIC। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वेवलेंथ के लिए वो रेडियस भी फाइंड आउट करवा सकता है, वो वेवलेंथ भी फाइंड आउट करवा सकता है इसी की हेल्प से, वेवलेंथ। तो पूरा डेरिवेशन करना है आपको, पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का आता है एग्जाम में, पूरा आपका ध्यान रखना। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स का आता है आपका। हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि सर और क्या इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सा आप जानते होंगे। तो अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व ग्राफ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ग्राफ। और इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, है ना, एटॉमिक सिंबल, साइज, न्यूक्लियर रेडियस, है ना, ये सारी चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट को आप पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, कि सर ये न्यूक्लियर साइज क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है ना, और इसी में आता है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ना, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। तो ये सारी भी चीज आप लोग याद कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारी चीज आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एटम एंड न्यूक्लियर से तैयार करना है। तो मैंने आपको बहुत कम टाइम लेकर बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारी हेडिंग्स जो आपको तैयार करनी है, ज़्यादा हेडिंग्स भी नहीं होगी, आप लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप इसको। ठीक है, तो ध्यान रखें आप इस बात का। ठीक है,
देखिए आप लोग सारे बच्चे, इसके बाद लोग जो इसका लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट यूनिट है इसकी, हम उसकी बात कर लेते हैं। जिसका लास्ट यूनिट आपका सेमीकंडक्टर, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, है ना। और कितने कैरेक्टरिस्टिक है आपके? दो। पहला फॉरवर्ड वाइज और दूसरा रिवर्स वाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। दूसरा आपका रेक्टिफायर, केवल 3 हेडिंग जो इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा। दूसरा आपका टॉपिक कौन सा बेटा? रेक्टिफायर, जो दो तरीके का होता है बेटा, हाफ वेव और क्या बच्चे? हाफ वेव और आपकी फुल वेव, ठीक है। हाफ वेव और क्या बच्चे? आपकी फुल वेव। हम लोग बात करते हैं तीसरा आपका लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है, जो एग्जाम में आते ही आता है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो ये आपको 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, इनकी कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। बाकी तो आपका सेमीकंडक्टर आप जानते हैं, ठीक है, पूरा ये ध्यान रखिए। ये टॉपिक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए, सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं, तो आप इन टॉपिक्स को देख लेंगे। तो आपने पूरी फिजिक्स के टॉपिक लिख लिए। आई होप सो कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा, और मैंने आपको वो सारे टॉपिक्स बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका यही से बनेगा, तो ध्यान रखें। आप लोग इतने ही टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, इतने ही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। मैं आपको श्योरिटी और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 90% मार्क्स अगर आपने पढ़ लिए, तो न्यूमेरिकल्स तैयार कर लिए, तो 90% मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं आराम से। इसलिए आप लोग ये टॉपिक्स पढ़ें, तैयारी करें, और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब टॉपिक्स की इंडिविजुअली, ठीक है, वीडियोस बनाऊंगा, आपको दूंगा, आपको आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, सारे टॉपिक्स आप काउंट करेंगे तो मुश्किल से 30, 35, 40 हेडिंग हुई होंगी आपकी, ठीक है, लगभग। तो आप अपनी तैयारी करें आप अच्छे से, और अपने मार्क्स को अच्छे, ठीक है।